Hello everyone, so welcome to the new topic of jurisprudence and that is sources of law। हम लोग आज जानेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। तो पहले जान लेते हैं सोर्स क्या होता है। सोर्स वही होता है जिससे ओरिजिन हो रही है किसी भी चीज़ की। जैसे कि सनलाइट का सोर्स सन होता है, सूर्य की किरणों का सोर्स क्या होता है, सन होता है। उस तरह से लॉ के भी कुछ सोर्सेज माने गए हैं। अब उन सोर्सेज को इस वीडियो में आप लोग जान जाइएगा। अब वो सोर्सेज क्या हैं, उन सोर्सेज को देखने का एक नया नज़रिया लेकर के आप जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स के दिमाग में डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं लॉ को लेकर के, वैसे ही इसके सोर्सेज को लेकर भी है। मैं सीधा आपको लेकर के जाऊंगा वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो सोर्सेज हैं जिन्हें माना गया, उनके बारे में डायरेक्टली बताऊंगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये सोर्सेज डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स के लिए भी क्यों डिफ़र करते हैं। क्योंकि उन लोगों का टाइम पीरियड अलग अलग था, उन लोगों का थिंकिंग अलग था, वो लोग जिस देश में थे उस देश की वैल्यूज़ अलग थी, वो लोग जिस सोच से रखते थे उन लोगों की मेंटलिटीज़ भी अलग थी। इसलिए ये सारा चीज़ डिफ़र करता है। ज्यूरिस्ट इसलिए डिफ़र करते हैं क्योंकि उनका व्यू पॉइंट ही अलग होता है। हर ज्यूरिस्ट का एक नया व्यू पॉइंट होता है और हर ज्यूरिस्ट अपने हिसाब से सही ही होता है। बट इस चीज़ को एनालाइज आपको खुद से करना है कि आप किसे ज़्यादा सही मानते हो। लॉ होते हैं तीन तरह के। एक होता है मस्ट बी वाला फैक्टर, जिसमें कि आपको वो काम करना ही है। दूसरा हो जाता है आपका मस्ट नॉट बी, जिसमें आपको वो काम करना ही नहीं है। तीसरा हो जाता है आपका कैन बी, मीन्स यू कैन डू दैट थिंग और कैन नॉट डू दैट थिंग। तो आपके लिए उसमें कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा। तो चलिए हमारे मेन टॉपिक में सीधे आ जाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अब ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स ये क्या होता है, इसका सिंपली यही मतलब होता है पास्ट जजमेंट्स। अब जो पास्ट जजमेंट्स को देख करके आगे जजमेंट्स लिए जाएं, जो लॉज बनाए जाएं, उन्हें ही कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ, बिकॉज वो जो जुडिशियल ऑफिसर्स आते हैं, वो जो जजेस आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, हमारे सोसाइटी से। वो सोसाइटी को करीब से देख रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ को समझ रहे हैं। इसमें अब 3 डॉक्ट्रिन्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। आप लोगों को भी ऐसे पता होना चाहिए। फर्स्ट है स्टारे डिसाइसिस, फिर आता है आपका रेशियो डेसिडेंडी और थर्ड है आपका ऑबिटर डिक्टा। तो चलिए इन तीनों को जल्दी से देख लेते हैं। और मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि इस तरीके से अगर आप लोग याद रखोगे तो ये हमेशा याद रहने वाली हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं स्टारे डिसाइसिस। अब इसमें मैंने क्या समझा, इसका प्रिंसिपल क्या लगाया कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते। स्टारे डिसाइसिस एक तरह से यही कहना चाहता है कि जैसे किसी केस में एक बार कोई लॉ बन गया, कोई जजमेंट आ गई, तो अगर सेम फैक्टर्स हैं, सेम कंडीशंस हैं, तो बार बार कोर्ट अपना समय वहाँ नहीं व्यतीत करता, वहाँ पे अपना समय नहीं देता। टाइम वेस्ट क्यों करना भाई। तो इसलिए स्टारे डिसाइसिस का फॉर्मूला अप्लाई होता है वहाँ पे। इसका मीनिंग होता है टू स्टैंड बाय द थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड। अब देखो ये कोर्ट्स में कैसे अप्लाई होता है कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो जजमेंट हुआ वो सारे हाई कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को ओवररूल नहीं कर सकते, बट जो हाई कोर्ट होगा उसका जो जजमेंट आएगा अब वो उसके नीचे आने वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। क्योंकि जो हायर कोर्ट्स होते हैं उनकी अथॉरिटी होती है अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। तो जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे ना, वो लोग सारे उनके रूल्स को, उनके जजमेंट्स को फॉलो करेंगे। सेकेंड है रेशियो डेसिडेंडी। अब ये जो रेशियो डेसिडेंडी होता है ये क्या है, रेशियो डेसिडेंडी का मतलब होता है रीज़न फॉर द डिसीजन। अब रीज़न फॉर द डिसीजन कि क्या सोच करके किसी जज ने एक फ़ैसला लिया, वही होता है रेशियो डेसिडेंडी। वो जो रीज़न होता है, विवेक होता है, अपने दिमाग की बुद्धि होती है, उसको अप्लाई करते हैं जजेस, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। कोर्ट्स अपनी रीजनिंग को फॉलो करते हैं। बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया कि जहाँ पे रूल्स लॉज उनको भी ओवर रूल कर दिया गया है। जो पहले से कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट रूल्स हैं, उनको भी ओवर रूल कर दिया गया, उनको भी थोड़ा सा ओवर पावर कर दिया गया है कुछ एक्सटेंट तक, जहाँ पे रेशियो डेसिडेंडी का प्रिंसिपल लग रहा है। अब जो रीज़न होता है ये डिपेंड करता है ना कि किस कंडीशंस में डिसीजन ली जा रही है, वहाँ पे क्या डिमांड है सोसाइटी की, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, उस हिसाब से देखा जाएगा। ऑबिटर डिक्टा, इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ ऑन योर पिज़्ज़ा। अब ये कैसे, तो जैसे कि कोर्ट्स अपनी डिसीजन देते हैं तो उसमें कुछ एड ऑन्स देते हैं, साथ में कुछ एड ऑन्स कमेंट्रीज होती हैं जजेस की, उनको ही कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। ये ऑथोरिटेटिव नहीं होते हैं, मतलब दूसरे कोर्ट्स को इन्हें मानना ही है ये ज़रूरी नहीं है, मगर इससे रेफरेंस ले सकते हैं आप लोग। ये परसुएसिव होते हैं। इट्स लाइक द एड ऑन्स। जैसे किसी भी चीज़ में कुछ एड ऑन लगा दिया जाता है, वो चीज़ तो सेम ही रहेगी, वो डिसीजन वही है, बट कुछ एड ऑन्स लगा दिए गए हैं उस डिसीजन पे, तो उसे ही कहेंगे ऑबिटर डिक्टा। अब देखते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की डीमेरिट्स क्या। तो डीमेरिट्स सिंपली ये है कि बहुत बार डिसीजन जो है ना वो थोड़ी सी रॉन्ग वे में चली जाती हैं, थोड़ी सी भटक जाती हैं। वैसा क्यों होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम सोसाइटी भी चेंज हो रही है। तो अगर उसी पुराने ही डिसीजन को हर बार सोचा जाए, हर बार देखा जाए, तो बहुत बार आज के टाइम पे वो रेलेवेंट नहीं रहती हैं।
आप लोगों ने ये खुद भी देखा होगा, कोर्ट्स अपने डिसीजंस भी चेंज करती है खुद से। टाइम टू टाइम जब कोर्ट्स अपने डिसीजन में अमेंडमेंट लाती है, अपने ही डिसीजन को ओवर रूल कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिमांड ऑफ सोसाइटी वही है, उस वक्त की डिमांड वही है। तो अगर हम लोग ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को ही एकदम बेस बना लें तो फिर बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोगों को नए डिसीजंस, नए वे ऑफ थिंकिंग में जाने में प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात ये हो जाती है ना, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई कोर्ट के डिसीजन को देखा जाए, इस हाई कोर्ट के डिसीजन को देखा जाए, या फिर अगले स्टेट के हाई कोर्ट के डिसीजन को देखा जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की कुछ कमेंट्रीज को देखा जाए। तो जो लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है ना, उनका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है इसी चीज़ में। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स तो बने इसलिए हैं कि टाइम वेस्ट ना हो, टाइम बच जाए, मगर कभी कभी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के कारण ही जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस फाइल होते हैं, उनमें ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है इस जुडिशियल प्रेसिडेंट से। मगर फिर भी जुडिशियल प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगला आपका लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स मेकिंग लॉ। अब लेजिस्लेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। जूरिस्ट इसके बारे में भी डिफ़र करते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं जानते हैं उनके बारे में, बट एक चीज़ जान लो कि जैसे कि एनालिटिकल स्कूल है, वो तो सॉवरेन को सुपीरियर मानता था। जो हमारे ऑस्टिन साहब थे वो तो सॉवरेन को सुपीरियर मानते थे, इसलिए उनके लिए बहुत रेलेवेंट सोर्स है। मगर जहाँ पे बात आ जाती है आपकी हिस्टोरिकल स्कूल की, तो वो इसको डिसअप्रूव कर देता है, वो लेजिस्लेशन को मानता ही नहीं एज अ सोर्स ऑफ लॉ। इसलिए जूरिस्ट बहुत डिफ़र करते हैं। लेजिस्लेशन भी होती है दो तरह की, एक तो होती है सुप्रीम लेजिस्लेशन, दूसरी होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब ये सुप्रीम और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये कैसे डिफ़र करती है? जो सुप्रीम डेलीगेशन होगी ना, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी ही बनाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में हमारी पार्लियामेंट। मगर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगी, वो डेलीगेटेड का मतलब ही होता है पावर को ट्रांसफ़र कर देना। तो हमारी पार्लियामेंट के पास क्या आप सोच सकते हो कि इतना टाइम है कि वो छोटे छोटे मुद्दों को भी उठाए अपने डिस्कशंस में? वैसे तो दिन ही कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, मगर टॉपिक्स ख़त्म नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए वो लोग अपने अंडर में कुछ कमिटीज़ बना देती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस बना देती हैं वगैरह वगैरह, ताकि अपनी पावर ऑफ लेजिस्लेचर को डेलीगेट कर सकें उन अथॉरिटीज़ को। पार्लियामेंट है ना, ये इनको मॉडिफाई कर सकती है, हटा सकती है, मगर जुडिशियरी जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये जो डेलीगेटेड बॉडीज़ हैं वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, क्या वो रूल्स को अवॉइड कर रहे हैं या नहीं। इन सब में हमारी जुडिशरी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। डेलीगेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे डेवलपमेंट में मदद मिलती है। अब कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो कि अब संसद में बैठे हुए कुछ मिनिस्टर्स उसे नहीं समझ पाएंगे अपने पर्सनल लेवल पे, इसलिए उन्हें डेलीगेट कर दी जाती है। जो कि सूटेबल पर्सन होते हैं, जो कि सूटेबल अथॉरिटी होती है, उसके पास डेलीगेट कर दी जाती है वैसी पावर। अब जो पावर डेलीगेट नहीं करोगे तो क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट में आपके घर में आने वाले पानी की सप्लाई को देखा जाएगा? नहीं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए उन लोगों ने ये सारी पावर्स डेलीगेट करके रखी हुई हैं। अब लोकल लेवल्स पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। कुछ एरियाज़ में रूल्स अलग हो जाते हैं, कुछ एरियाज़ में अलग हो जाते हैं। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा होगा कि जो ट्राइबल एरियाज़ में उनमें बहुत सी जगहों पर रूल्स अलग हैं, जो कि पूरे इंडिया के रूल से थोड़े से डिफ़र कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़र कर जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जगह पे रहने वाले लोगों की वैल्यूज़ अलग हैं। वहाँ पे डेलीगेशन हो जाती है पावर की, वहाँ पे डेलीगेशन नहीं करोगे तो पूरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाओगे क्या? इसलिए बहुत सारे चीज़ों से बचाता हमें ये डेलीगेशन, और ये बहुत ही अच्छा है। मगर इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं। समटाइम्स जो बहुत ज़्यादा डेलीगेशन होता है ना, इससे ब्यूरोक्रेसी को ओवर पावर कर दिया जाता है। अब ज़्यादा ही डेलीगेशन हो रहा है तो ब्यूरोक्रेसी है ना, कुछ ज़्यादा ही तानाशाही करने लगती है, ओवर पावर हो जाती है, वो अपने नियम कानून चलाने लगती है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लोकल लेवल्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। इससे लोग थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं इन डेलीगेशंस के कारण से। और जो बहुत ज़्यादा डेलीगेशन होता है वो तो हमेशा खतरा ही होता है समाज के लिए, कि अपनी पावर सारी डेलीगेट कर दो तो जिस भी अथॉरिटी को करोगे वो अपने आप को खुद सरकार मानने लग जाएगी और वो अपनी पावर्स को गलत तरीके से यूज करने लगेगी। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कस्टम। कस्टम को एवरग्रीन सोर्स ऑफ लॉ भी कहा गया। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कस्टम जो ना बहुत पहले से चले आ रहे हैं, कस्टम्स को सब लोग मान रहे हैं, ये सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड है। तो कस्टम्स के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये कस्टम्स होते क्या हैं। कस्टम्स बहुत बार जो पहले से बने हुए रूल्स हैं उनको भी ओवर पावर कर देते हैं। कस्टम्स बहुत पावरफुल हैं, स्पेशली हमारे कंट्री में। जो हमारा कोर्ट है ना, वो भी कस्टम्स को देखता है बहुत केसेस में कि कस्टम्स कैसे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो हिंदू मैरिजेज होती है उनमें कस्टम क्या है कि सपिंडाज में नहीं होंगी शादियाँ, या फिर सप्तपदी का कस्टम जो है वो फॉलो हो रहा है। तो अगर बस वही फॉलो हो गया किसी मैरिज में तो मैरिज सॉलेमनाइज्ड है। अब ऐसा तो कोई दावा नहीं कर सकते कि हमने कोर्ट मैरिज नहीं की तो इस बस अग्नि के चारों तरफ घूमने से मैं कैसे मान लूँ कि ये शादी हो गई। बट वहाँ पे कोर्ट क्या देखेगा कि नहीं भाई ये तो कस्टम है, ये कस्टम चला रहा है हिंदूज़ में, मतलब आपकी शादी हो गई। तो उस तरह से कस्टम्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, खास करके हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पे कस्टम्स भी डाइवर्स हैं, जगह जगह पर कस्टम्स चेंज हो रहे हैं। अब जो कस्टम्स हैं उनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया।
जैसे कि कस्टम विद सैंक्शन। सैंक्शन आप लोग जानते हो, जिसके पीछे कुछ सज़ा हो, कुछ पनिशमेंट हो, कुछ भी उस तरह का फाइन वगैरह, उसको कहते हैं कस्टम विद सैंक्शन। और दूसरा होता है कस्टम विदाउट सैंक्शन। तो जो कस्टम विदाउट सैंक्शन है उनको छोड़ दो, और अगर कस्टम विद सैंक्शन को देखो तो उसमें भी 2 तरह के हो जाते हैं। फर्स्ट तो आ जाता है आपका लीगल, जो भी लीगल कस्टम्स हो गए। दूसरा आ जाता है आपका कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल को देखते हैं, तो कन्वेंशनल वो होते हैं जो किसी भी प्रैक्टिस में बहुत दिन से चले आ रहे हैं। एग्जाम्पल जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रेडिंग होती है, जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें कुछ कन्वेंशनल है। जैसे कि मैंने आपको सामान दी तो आपको पैसे देने होंगे, इस तरह से। तो उन सब को भी देखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स में बहुत जगह आप लोगों को मिल जाएगा कन्वेंशनल कस्टम्स का एग्जाम्पल, जिनमें सैंक्शन भी लगे रहते हैं। अब जो लीगल होते हैं उनमें भी 2 तरह की होती है। पहला तो होता है जनरल, जो कि आपके पूरे ऑल ओवर कंट्री में एप्लीकेबल है। दूसरा होता है आपका लोकल, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कस्टम्स भी लोकल लीगल इस तरह से क्यों दिए गए। जैसे कि मैंने हिंदू मैरिज एक्ट में ही बताया था कि कहीं कहीं इंडिया में इवन कस्टम जहाँ पे अलाउ करता है वहाँ पे सपिंडा रिलेशन में भी शादियाँ हो जाती हैं, कहीं कहीं पॉलीएंड्री भी पॉसिबल है। तो इस तरह से अगर हम लोग देख लें तो कस्टम्स जो है ना वो लोकल लेवल पे भी डिफ़र कर जाते हैं। बहुत जगह कस्टम्स है जहाँ पे कस्टम में वो चीज़ हो रही है, वहाँ पे तो कोर्ट उसे मानेगा ही। वो जो जनरल कस्टम है वो किसी एक रिलीजन का कस्टम माना जा सकता है, या फिर पूरे कंट्री का एज अ कंट्रीज कस्टम माना जा सकता है। तो वो होता है जनरल कस्टम, जो कि बहुत बड़े बेसिस पे अप्लाई होता है, किसी एक लोकल बेसिस पे नहीं। कस्टम्स अब उनके भी कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जिससे पता कर सकते हैं क्या वो एक चीज़ कस्टम है या नहीं। तो अब देखते हैं वो क्या क्या एसेंशियल्स हैं। तो पहला एसेंशियल है एंटिक्विटी। एंटिक्विटी का मतलब होता है जो कि एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। तो एक कस्टम वही होगा जो कि एंशिएंट टाइम से चला आ रहा होगा, जो कि बहुत पुराना हो। ऐसा नहीं कि आज कुछ बोल दिया वो एक कस्टम बन गया तुरंत में, वो चला होना चाहिए, बहुत सारे समय से चलते आना चाहिए। दूसरा है कंटिन्यूटी, वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चला आ रहा था पहले बहुत साल पहले फिर छूट गया, अब रहने दो, अब तो कंटिन्यूअस नहीं रहा। थर्ड है कि वो डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी ही जगह पे वो डिस्प्यूटेड रह जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक चीज़ जो डिस्प्यूटेड है वो एक कस्टम कहलाएगी। फोर्थ है वो ऑब्लिगेटरी होना चाहिए। तो जो कस्टम है वो ऑब्लिगेशन दे, किसी पर्सन पे ऑब्लिगेशंस दे, तभी वो एक कस्टम कहलाने लायक होगा। फिफ्थ है सर्टेन, मतलब वो एक सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, वो एक जैसा ही होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए उस चीज़ में, तभी उसको कहेंगे एक कस्टम। नेक्स्ट है रीजनेबलनेस। अब हाँ, सोसाइटी उससे कस्टम मानती थी मगर उसमें एक रीजनेबलनेस होना चाहिए। तो रीजनेबलनेस नहीं होने के कारण कस्टम्स को हटाया भी जा चुका है। हम लोगों ने देखा है कि कैसे सती सिस्टम जो कि एकदम बुरी प्रथा थी, डॉरी सिस्टम जो कि गलत चीज़ था, तो ये सब चीज़ हटते गया, ये कस्टम्स में आ गया था कहीं से, मगर ये जब रीजनेबल नहीं पाया हमारे कोर्ट ने तो इन सभी को वायलेट कर दिया, जिसे हटा दिया गया। फाइनली अब इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद लास्ट पॉइंट आता है कि वो अकॉर्डेंस विथ लॉ करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब वो लॉ के हिसाब से नहीं हो, हमारे लॉ को ही वायलेट करने लग जाए, तो वैसे कस्टम को भी नहीं माना जाएगा। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए थैंक यू। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो कि आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर